वेलकम टू फूडकास्ट। आज हम महाराष्ट्र की शेर पे जाएंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग क्यूजीन है। देखा जाए तो बहुत सारी रेसिपीज है, लेकिन हमारी सोच दो चार रेसिपीज से अटक जाती है। जैसे स्ट्रीट फूड में हम सोचते हैं तो पाव भाजी सबसे ऊपर आता है, फिर उसके बाद में वड़ा पाव, फिर मिसल पाव। और रेसिपीज के बारे में अगर हम सोचे तो पुरणची पोली, फिर बरले वांगे, और फिर बस ऐसे ही टेनली भात है और मसाला भात है। बस इतनी सोच तक हमारी जाती है, उससे आगे हम नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आज हमारे साथ जो जुड़ी हुई है वो है रमा जी। तो ये जो रमा जी है, रमा जी गायकवाड़, वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में भी पुणे की तरह सतारा है। पुणे जो है वहाँ पे सतारा गांव है, वहां से है। तो वो बेसिक क्या खाते हैं, उनका मसाला क्या है, पूरा एकदम डिफरेंट है। मैंने उनसे बात भी की है तो मैं तो सोच में पड़ गई कि इतनी सारे डिशेस बनती है और साथ साथ में जो मसाला वो बनाते हैं, अगर हम वो मसाला किसी भी रेसिपीज में या किसी भी डिश में डालें ना तो वो सबसे ऊपर आके आ जाती है वो डिश का टेस्ट। तो हम आज उससे बहुत सारे सीक्रेट रेसिपीज और सीक्रेट मसाला भी जानने वाले हैं। तो आप भी जुड़े रहिएगा और हम रमा जी से इंट्रो कर लेते हैं। नमस्कार रमा जी। बस आज आपके साथ बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है और आप मास्टर है। आपके हाथ का खाना भी मैंने टेस्ट किया है। आप सिर्फ महाराष्ट्रियन ही नहीं, बहुत सारी रेसिपीज इतनी अच्छे से बनाती हो। इवन इंटरनेशनल क्यूजिन भी आप बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनाती हो। तो आपके हाथ में जो जादू है ना, बस वो ही जादू आज मुंह से आपको बिखेरना है यहाँ पे। तो खास करके अपने व्यूअर्स है तो वो हमारे साथ दो समय से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने यूपी एक्सप्लोर किया, साथ में कोलकाता और बंगाल भी एक्सप्लोर किया, और अब महाराष्ट्र की बारी आ गई है। महाराष्ट्र में देखा जाए ना तो मैंने बोला ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग टेस्ट का खाना बनता है। अगर आप गोवा जाते हो, कोंकणी क्यूजिन या मालवानी क्यूजिन ट्राई करते हो तो कोकोनट का और थोड़ा माइल्ड रहता है और कोकोनट का ज्यादा फ्लेवर रहता है। अगर आप कोल्हापुर जाते हो और वहाँ का जो अगर आप टेस्ट करते हो तो बहुत सारा स्पाइसीज और अलग ही टेस्ट का रहता है। और हम सतारा की बात करें, पुणे की बात करें तो वो हम रमा जी से ही बात करेंगे। तो रमा जी, मैं आज ये पूछने वाली हूँ कि जैसे हम गुजराती लोग जैसे खाना खाते हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल रहता है हमारे जो प्लेटर, मेन प्लेटर रहता है उसमें। तो उसमें मसाला भी रूटीन वाला रहता है, जैसे धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हींग। हींग का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है और बाकी के मसाले नहीं, खास कुछ नहीं जाता है। तो अपना जो रहता है, जो रोज रोज का खाना रहता है वो थोड़ा सूदिंग रहता है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं। हाँ, गुजरातियों को थोड़ा मीठा पसंद है तो वो थोड़ा गुड़ या तो शुगर डाल देते हैं। तो वैसे आप वहाँ जो खाना बनाते हो तो आप किस तरह से बनाते हो और आपका जो वो पूरा प्लेटर रहता है वो क्या रहता है? वहाँ के खाने में ना मीठा नहीं होता है कभी हाँ। भी, शुगर या गुड़ ऐसा किसी सब्जी में दे। जो गिनी चुनी सब्जियां होती है उसी में वो यूज किया जाता है। अगर रोज के रूटीन में खाने में देखो तो ज्वार की रोटी होती है, हाँ। एक सब्जी होती है बैंगन की या आलू बैंगन हो, कोई भी एक सब्जी होती है। वरण भात होता है। हर रोज के खाने में वरण भात नहीं, वो फीकी दाल होती है। दाल उबाल के सिर्फ उसमें हल्दी, नमक और हींग। अच्छा। और वो वरण भात और मसाला बैंगन या वो उसके साथ में वो खाते हैं। अगर उसमें भी और एक प्रकार है आंबट वरण बोलते हैं। अच्छा। उसे उसमें नींबू डाला जाता है, धनिया डाला जाता है, हरी मिर्च और लहसुन का छोक दिया जाता है। बाकी कोई मसाले नहीं होते। अच्छा। वो उसे फोड़नीचं वरण बोलते हैं। अच्छा। ऐसे ये रोज का खाने में ऐसा होता है। दाल, चावल, भात, ज्वारी की रोटी और सब्जी और अचार, पापड़। हाँ, वो तो ये तो कभी होता है कभी नहीं होता है। हाँ, वो तो बराबर है। ये खाने में, हर रोज के खाने में यही होता है। मानी कि ये जो पूरा प्लेटर है आपका भी, जो ज्वार की रोटी के साथ आप सब्जी का कॉम्बिनेशन करते हो और दाल राइस का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी एक तरह से एकदम हेल्दी कॉम्बिनेशन है। जैसे हम अभी तो गेहूं की रोटी ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्वार की रोटी भी हमें रूटीन में बनानी चाहिए और एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है ज्वार की रोटी। पर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जैसे ज्वार की रोटी हम बनाते हैं ना
तो वो सॉफ्ट गेहूं की रोटी जैसी सॉफ्ट नहीं होती है क्योंकि ग्लूटेन नहीं होता है। जैसे आप बनाते हो किस तरीके से उसके ऊपर है। अच्छा। वो जो ज्वार का आटा होता है ना, हाँ। उसमें अगर थोड़ा सा गर्म पानी और नमक डाल के आप अच्छे से ये करो। हाँ। और एकदम पतली रोटी बनाओ, जैसे आप रोटी फुल्का सेकते हो ना, उसी तरह से तवे पे सेक। अच्छा। और पूरा दिन क्या दूसरे दिन तक भी वो सॉफ्ट ही रहेगी। अरे वाह, ये तो अच्छी सी टिप्स दे दी है रमा जी ने कि ज्वार की रोटी हमें एकदम सॉफ्ट और मस्त टेस्टी बनानी हो, गेहूं के जैसी बनानी हो तो कैसे बनानी है। और उसके साथ में झुनका भाकर बोलते हैं। अच्छा। अगर सब्जी कोई नहीं है, अभी गर्मी में बरसात में सब्जी नहीं होती, तो वो झुनका बनाते हैं। झुनका भाकरी और राइस, तो वो दोनों ये एक झुनका भाकरी के साथ भी और राइस के साथ भी खाया जाता है। अच्छा। सब्जी की दाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये झुनका जो है वो किससे बनता है? वो बेसन से बनता है। अच्छा। वो बेसन को घोल बना के बघार में सिर्फ लहसुन, अच्छा, राई, हींग और हरी मिर्च और करी पत्ता डालते हैं। पानी डालो। अच्छा। और फिर हल्दी डालो, नमक डालो और फिर वो घोल उसमें डाल के मिक्स कर दो। अगर आपको थोड़ा सा पतला रखना है तो पतला रख सकते हो। अच्छा। अगर गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रख सकते हो। अगर आपको वैसे नहीं बनाना हो तो पानी उबलने के बाद आप सिर्फ आटा डाल के उसको हाथ से बनाओ। अच्छा, तो भी मिक्स करो तो वो और ज्यादा टेस्टी लगेगा। ड्राई ऐसे ही आपने आटा छिड़क लिया तो। जैसे हम बेसन बनाते हैं, जैसे गुजरात के लोग बेसन बनाते हैं, तो वो ही सिमिलर रहा, लेकिन गुजरात में वो बेसन में ऐसे ही लोट के साथ मिक्स करके फिर थोड़ा सा चोखा देते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो मुझे ऐसे सुनने में भी ऐसा टेस्टी लग रहा है। नहीं, वो खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर उसके साथ में हरी मिर्च को तेल में जो रोटी बनाते हैं भाकरी, उसी तवे पे तेल डालते हैं, लहसुन थोड़ा डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, उसको सेक के फिर बत्ते से उसको कूट देते हैं। उसको खरड़ा बोलते हैं। जनजनाती चटनी। झुनका भाकरी और ठेचा, ये वहाँ का एक कॉमन खाना है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में अगर आप कहीं भी जाओ ना तो आपको ये खाना तो मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी होटल में जाओ तो आपको ये, फिर मिसल पाव है, उसळ पाव है, वड़ा पाव है, ये तो मिलता ही है। लेकिन ये भी ये भी होता है। और मिसल पाव भी देखो, अगर आप नासिक जाओ ना तो नासिक में आपको कैसे, अभी मैं मिसल बनाती हूँ तो स्प्राउटेड मठ होते हैं। उसमें उससे उबाल के मैं सारा मसाला डाल के फिर उसमें ही पानी डाल के उसको बनाती हूँ। लेकिन वो अगर आप नासिक जाओ तो वहाँ पे आपको मठ की उसळ अलग मिलेगी। अच्छा। फिर उसमें आलू का जैसे हम बटाटे वड़ा बनाते हैं वैसा मसाला है। अच्छा। तो फिर वो क्या करते हैं, कटोरी में वो पहले आलू का मसाला डालते हैं, फिर उसके ऊपर मूंग की उसळ डालते हैं, फिर उसके ऊपर फरसान, प्याज, धनिया डालते हैं और अलग से बर्तन में वो कट पानी देते हैं। कट वाला पानी। तो ये कट क्या रहता है? वो जो कट यानी जो पतला पानी होता है, एकदम इसके ऊपर लाल तवंग आता है, उससे और तीखा होता है। अच्छा। तो जैसे हम इसे तरी बोलते हैं। तरी बोलते हैं। जो मठ को उबाल लेते हैं, उबाल के उसका पानी निकाल देते हैं, उसमें मसाले विसाले डाल के उसका अलग से कट बनाते हैं। फिर वो अलग से देते हैं। और फिर आप पाव देते हैं, तो फिर आप उसको उसमें डाल के अपने मर्जी से जितना चाहो वो डालो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी से। मैं भी बनाऊंगी आपके। वो ऐसे बनाते हैं। अच्छा। तो मसाला उसमें क्या रहता है? मसाला देखो, अगर महाराष्ट्र में जाओ ना तो मसाला हरी लाल मिर्च होती है ना, उसमें वो हमारा जो गरम मसाला होता है वो उसी में मिक्स होता है। अच्छा। उसमें फिर प्याज सेक के डालते, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा धनिया, वो सबको लाल मिर्च के साथ ही पीस लेते हैं। हाँ, नहीं, अलग से पीसते हैं और फिर उसमें मिक्स करते हैं। मिक्स करके अच्छे से उसको मिलाते हैं और फिर कूट के फिर उसका मसाला बनाते हैं। तो हर रोज की सब्जी में वही मसाला यूज होता है। फिर अलग से आपको धनिया पाउडर, जीरा पाउडर या गरम मसाला कुछ भी डालने की जरूरत। तो ये जो प्याज और लहसुन आप डालते हो तो वो गीले रहते हैं कि सूखा? नहीं, वो सेक लेते। अच्छा, पूरा ड्राई कर देते हैं, पूरा सेक के फिर उसमें मिक्स करते हैं। अच्छा। और वो
एकदम साल भर का नहीं बना के हाँ, रखते, तो बराबर है। 1 या 1.5 महीने का बना के रखते हैं, खत्म होने तो ये के बाद फ्लेवर अच्छी आती है। फिर से वो अगर खत्म होने 8 दिन का बचा है तो फिर से बना लेते हैं। ऐसे रूटीन में ही चलता है। हाँ, रूटीन में, बाकी ये मसाले यूज ही नहीं होते, पर यही मसाले। अरे वाह, ये तो मुझे लगता है ट्राई करूंगी जरूर से। कि वैसे मैं जैन हूँ तो बिना प्याज लहसुन वाला भी मुझे लगता है ये भी बहुत टेस्टी बनेगा। बिना प्याज लहसुन के, बिना आप कोकोनट वगैरह डाल के तो हो जाता है। बिना प्याज लहसुन का भी ये खाना बहुत टेस्टी बनता है। मुझे लगता है कि ये जो ऐसा मसाला मैं बना के रखूंगी तो मेरी जो सब्जी है वो भी एक अलग टेस्ट बनेगी। आपसे प्याज और लहसुन का स्किप कर बाकी के सारे मसाले उसमें डाल दो। तो जैन में भी माने कि बिना प्याज लहसुन वाली भी बहुत सारी वहाँ पे रेसिपीज है ना। तो वो मसाला अलग ही बनता है, वो बिना प्याज लहसुन का बनता है। अच्छा, तो आपके भी कुछ फेस्टिवल ऐसे आते हैं कि जैसे आप बिना प्याज और लहसुन नहीं खाते? हाँ, नहीं खाते हम लोग। तो तब जैसे श्रावण महीना होता है तो हर सोमवार को हम प्याज लहसुन नहीं खाते। अच्छा। जैसे सत्यनारायण की पूजा हो तो नहीं खाते, व्रत हो कोई तो नहीं खाते ऐसा। तो तभी जो खाना बनता है वो वो फिर अलग से बनता है। वो मिर्ची फिर हम सूखी मिर्ची डालते हैं, उसको बोलते हैं फीकी पाउडर। फीकी पाउडर। हाँ, अच्छा। वो मसाले डालते हैं। और फिर उसमें कोकोनट का ज्यादा यूज होता है। कोकोनट का ज्यादा, तो वो फ्लेवर पूरी कोकोनट से एकदम अलग है। कोकोनट, हरी मिर्च और अदरक। अच्छा, ये पीस के डालते हैं, धनिया, अदरक, हरी मिर्च और कोकोनट, इसको पीस के फिर उसका मसाला बनाते हैं। अच्छा, तो वो भी एक अलग ही टेस्ट है। उसका टेस्ट अलग है, बहुत ही अच्छा आएगा उसका भी टेस्ट। और जो कटहल की सब्जी बनती है उसमें तो मसाले ये प्याज लहसुन तो होता ही नहीं। अच्छा। हाँ, कटहल को काट के फिर उसको थोड़ा सा स्टीम कर लो कुकर में। एक पहले तो हम लोग तो वैसे ही बनाते थे। अब कुकर आ गया तो थोड़ा सा पहले तो चूल्हे पे जो बनता था। फिर वो पकने के बाद सिर्फ उसमें हरी मिर्च डालो, हींग, राई और जीरा डालो और फिर उसको छोंक दो और हल्दी, नमक और फिर बहुत सारा कोकोनट और हरा धनिया बहुत सारा डाल के उसे मिक्स करके रखो और फिर ऊपर से फिर से कोकोनट और हरा धनिया। तो ये वो सब्जी जो बनती है ना उसमें कोई मसाले नहीं होते। सही बात है। इतनी टेस्टी बनती है ना कि आप उसको रोटी के साथ खाओ ही नहीं, ऐसे ही सही बात है। एकदम आपको लगेगा कि ब्रेकफास्ट मिले तो अच्छा। हम लोग तो रोटी के साथ खाते ही नहीं थे। अच्छा, ऐसे ही प्लेट में लेके खाना खाने के तब सब्जी खत्म हो जाती है। पर सही में आप जो बोल रहे हैं ना कि कटहल के साथ जो मसाला, तो कटहल का टेस्ट और कोकोनट का टेस्ट, जो वो जो कॉम्बिनेशन आता है ना वो फ्लेवर कुछ अलग ही आता है। और एकदम छोटे छोटे जो कटहल होते हैं ना छोटे, जिसमें वो पूरा पकाने होता है, उसको क्या करते हैं फिर उसके ऊपर से छिलके निकाल के बीच का ये निकाल के उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसे ऐसे खलबत्ते से थोड़ा सा कूट लेते हैं और फिर उसको वो लहसुन के साथ हरी मिर्च के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च के वो बना देते हैं। वो थोड़ी सी अलग टेस्ट की आती है। मगर उससे वो जो बनती है ना हरी मिर्च और कोकोनट, इसमें भी कोकोनट जाता ही है। हाँ, लेकिन तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी सोच है कि लोगों की सोच है कि भी महाराष्ट्रियन रेसिपीज मानी ये है वो, ये तो पूरा एक खजाना खोल दिया है आपने। नहीं, बहुत सारी रेसिपी है हमारे जो पूरन पोली बनती है हमारे यहाँ पे। शादी से पहले लड़की को थाली कैसे सजानी है, क्या बात, वो भी सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ, अगर थाली की चीज इधर की इधर नहीं होनी चाहिए, डावो उधो ऐसे बोल के डावी साइड ये रखना है, उधवी साइड पे ये रखना है। अच्छा, वो लेफ्ट एंड राइट पे क्या करना है वो सब पूरा ऐसे। पहले नमक रखना है, फिर नींबू रखना है, फिर चटनी, फिर कचुम्बर, फिर उसळ, फिर सब्जी, फिर कटोरी में दाल, फिर राइस, ये प्लेट कटोरी में डाल के उसको करके ऐसे ही राइस ऐसे चम्मच से डाल दिया, वैसे नहीं, वैसे ही रखना है। फिर मसाले भात उसको भी ऐसे कटोरी में कोकोनट और हरा धनिया पहले डालो, फिर उसके ऊपर राइस डालो, उसको दबाओ और फिर डालो। अच्छा, पूरा गार्निशिंग ऐसे उसके साथ ही फिर ऊपर से आपको डालने के लिए उसको चिपक जाता है तो वो फैलता नहीं। और फिर व्हाइट राइस पे वरण डालो, उसके ऊपर घी। अच्छा। और प्याज के पकौड़े, पापड़, कुरडई बोलते हैं। कुरडई यानी गेहूं को
भिगो के पीसते हैं। अच्छा। पीस के उसको छानते हैं। अच्छा। पूरी रात उसे रखते हैं। हाँ। फिर उसका ऊपर का पानी निकाल के उसको चूल्हे पे पकाते हैं। अच्छा। और फिर उसको जो अपनी सेव की संचा होता है ना, उसमें डाल के उसको बनाते हैं और धूप में सुखाते हैं। हाँ, जैसे सेवइयां। हाँ वैसे। और फिर उसको आप तलो ना तेल में तो मस्त ऐसे फूल जा रहे। वाह, वो तो फेस्टिवल में होना ही चाहिए। तो ये सब घर पे ही बनता है? हाँ, ये सब घर पे ही बनता है। वाओ। और ये पूरा था जैसे आपने पहले बोला कि आप ये सॉल्ट पहले मीठू रखते हैं, तो सबसे पहले ये वो सॉल्ट रखने का क्या रीजन है? अगर सब्जी में नमक किसी में, क्योंकि चखते नहीं ना खाना। अच्छा, चखते ही नहीं है? हाँ, खाना चखते नहीं, ये फेस्टिवल की थाली है। अच्छा। अगर वो हम भगवान को चढ़ाते हैं तो टेस्ट नहीं करते। अगर किसी में गलती से नमक नहीं गिरा हो, अगर ज्यादा कम हुआ हो, तो इसीलिए सबसे पहले नमक रखते हैं कि अगर कम हो तो वो डाल के खा सकते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी सोच है। मुझे लगता है कि सही में अभी हम ये जो अपना अभी भी ये सब हाँ, अभी भी होता है। अभी भी हमारे घर में भी होता है। हर श्रावण महीने में शुक्रवार को हम सवाष्ण बोलते हैं, जैसे हम गोल्डी बोलते वैसे सवाष्ण डाली जाती है। उसके ये सारा खाना उस टाइम पे बनता है। पूरन पोड़ी। हाँ, और पूरन पोड़ी भी, वो राइस मसाले भात और उसके साथ में पूरन पोड़ी। तो अगर किसी को पूरी खानी हो तो पूरी भी अलग से बनती है। रोटी भी, चपाती बोलते हैं हम, चपाती भी अलग से बनती है। मगर ये सब कुछ थाली में एक ही साथ उस श्रावण को परोसने का। जब तक वो खाना नहीं खाती तब तक घर का कोई सदस्य खाना नहीं। बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है महीने में होता ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अभी मैं यूएस में रहती हूँ इसी श्रावण महीने में, तो मैं वहाँ पे भी करती हूँ। तो वहाँ पे जो एक है उसको तो देख के इतनी खुश हो गई पहली बार। तो उसने तो हर साल आई आप आओगे ना, तो मुझे ही बुला लो, किसी और को नहीं। सही बात है। वो ना देखती है जैसे अभी तो मैं भी श्रावण महीना आया। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जैसे हम आज आप जो ट्रेडिशन में मानते हो, बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो भी करते हो, और आज की जो जनरेशन है ना वो अपने रूट से दूर होती जा रही है। उसे लगता है कि ये क्या कर रहे हो, ये करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है, जैसे आपने बोला कि हम थाली पूरी सजाते हैं और उनका जो प्लेस है सबकी एक वो डिसाइडेड है कि ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा। तो उसके पीछे भी पूरा एक साइंस है। अगर ऐसी चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे, आज की जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, कि आज की नई अपनी बहू कोई आई है तो उसे बताएंगे कि ये सिर्फ करना है ही करना है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी कुछ रीजन है, इसके पीछे भी कुछ साइंस लगता है। जैसे आपने सॉल्ट का बोला कि ये सॉल्ट क्यों रखते हैं, तो अगर आप भूल गए तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, कोई आपको टोकेगा नहीं कि भाई इसके अंदर सॉल्ट आपने कम डाला है कि सॉल्ट डाला ही नहीं है, खुद ब खुद वो ले लेगा और आपकी रसोई एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि बच्चों को हम कैसे अपने रूट के साथ जोड़ सकते हैं, बच्चों को या नई आई हुई बहू को, कि जो एकदम अभी वो जॉब कर रही है, वो फॉरवर्ड है, उसको लगता है कि नहीं ये सब में तो मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा, कि अपना कुछ फेस्टिवल का है तो वो खाना बनाना रहता है तो वो बोलते हैं कि इतना सारा तो कौन बनाएगा। तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं? देखो, ये जनरेशन के साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। सही बात है, बहुत कि हम वैसे ही ट्रेडिशनल लेके साथ में नहीं घूम सकते। हमने किया, हमारे पीछे वालों ने किया, आगे वाले करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मगर फिर भी हम मैंने भी अपने बहू को सब कुछ सिखाया है। कि हमारा जो कल्चर है, जो गुड़ी पड़वा होता है वो है गुजराती। अच्छा। उसे तो गुड़ी पड़वा का कुछ पता नहीं, मगर मैंने उसे सब कुछ सिखाया है कि ऐसे गुड़ी खड़ी करते हैं, उसको वैसे भोग बनाते हैं, पूरन पोड़ी बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैंने उसको ऊपर वो कोई टेंशन नहीं डाला कि अगर पूरन पोड़ी नहीं है तो श्रीखंड बना सकती है, खीर बना सकती है, गुलाब जामुन बना, कुछ भी स्वीट बना के रख सकते हैं। स्पेसिफिकली यही बनना चाहिए ऐसा मैंने उस पे नहीं डाला है।
जो बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चों के। सही बात है, ये बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसी सासू अगर सबको मिले ना तो लगता है कि सब एडजस्ट भी हो जाए और सबको ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने रूट्स और अपने मूड के साथ जुड़े हुए रहेंगे और साथ में जो भी अपना कल्चर है ना उसे भी थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाएंगे। क्योंकि जो बोल रहे हैं कि बदलाव तो जरूरी है और बदलाव होता ही है, तो वो बदलाव एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर वो ही ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, तो सामने वाला जो रहता है तो उसको लगता है कि नहीं ये तो अभी मैं करूंगी मर्जी से नहीं करा तो उसका कोई मतलब ही नहीं। सही बात है। और मेरी बहू सब कुछ करती है, भगवान की कृपा से मुझे बहू बहुत ही अच्छी मिली है। मैंने उसके लिए महाराष्ट्र से 2 साड़ियाँ 9 वाली साड़ियाँ लेके आई हूँ बनवा के, उसको भी अच्छी लगती है। तो वो गुड़ी पाड़वे के दिन वो मैं नहीं रहूंगी वहाँ पे, यहाँ पे हूँ तो भी वो 9 वाली साड़ी पहनेगी, गुड़ी खड़ी करेगी, बच्चों के साथ आरती करेगी, फोटो निकालेगी, मुझे भेजेगी, ऑनलाइन दिखाएगी, आई देखो मैंने सब कुछ किया, फिर भोग लगाएगी, मंदिर में जाके आएगी, सब कुछ करेगी। बस थोड़ी सी अपनी सोच हम जो अगर बदल ले तो सामने वाला खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा और वो भी ऐसे प्यार से सब कुछ कर हमें अपनी सोच उन पे डालने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हमने किया तो ऐसा जरूर नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही करे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बराबर है, अपने रूट्स को पकड़ना है, लेकिन वैसे ही जड़ता से पकड़ना जरूरी नहीं। अभी वो करती है ना, वो मेरे लिए वो क्योंकि वो भी जॉब करती है। अगर वो करेगी तो उनके बच्चे भी सीखेंगे। करते हैं ना, बच्चे भी आते, बच्चों के साथ खड़ा करती है, बच्चों से आरती करवाती है, उसे भी कुछ लगता है कि नहीं अपना कुछ ये ट्रेडिशन है तो वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन अगर हम थोपेंगे तो फिर वो वहाँ से खिसक जाएंगे। वैसे जरूरत नहीं पड़नी। सही बात है। और गुड़ी पड़वा में एक कुछ चटनी बनाते हो? हाँ, वो जो कड़ू नीम होता है ना, की चटनी बनती है, कड़वा नीम रहता है उसको। और वो गुड़ी खड़ी करते हैं ना तो गुड़ी के ऊपर भी वो कड़ू नीम की एक लगाते हैं और वो साकरे की मार बोलते हैं उसको। जो शुगर वाली होते हैं ना, शुगर के वैसे वो शुगर की माल डालते हैं, गुड़ी को साड़ी पहनाते हैं और फिर उसके ऊपर वो एक लोटा ऐसे तांबे का या स्टील का कोई भी चलता है ऐसे रख के, फिर उसके ऊपर वो माला, वो कड़ू नीम की वो डाली और फूल वगैरह, फूलों की हार भी चढ़ा के नीचे रंगोली विंगोली बना के फिर उसकी पूजा करते हैं। और वो जो पत्ते होते हैं वो पत्ते उसमें थोड़ा सा वो अपना साबुत धनिया होता है ना, साबुत धनिया वो जीरा और गुड़ वो डाल के उसको उसकी चटनी बनाती है। जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसके साथ में वो चटनी भी रखते हैं। और खाना खाने से पहले कंपलसरी सबको वो चटनी खानी है। जैसे ये गुड़ी पड़वा पड़ता है वो चैत्र महीना, अपना जो गुजराती चैत्र महीना है उसमें पड़ता है। और हम भी ऐसा सोचते हैं कि जैसे चैत्र महीना में नए मोर आते हैं नीम के पेड़ पे, तो वो जो फूल आते हैं और नीम के जो पत्ते रहते हैं उसको पीस के हम पीते हैं। तो वो भी है कि पीने से आप पियो तो आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं होता है। तो ये साइंस को अपने जो आस्था है उसके साथ कितना अच्छे से जोड़ दिया है कि जैसे ये चटनी बनाओ तो वो भी वैसे ही है कि ये चटनी आप खाओ और वो प्रसाद के रूप में आप खाओ, पर बेसिकली तो उसका हेल्थ का ही कनेक्शन है कि आप खाओगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ में जो डालते हैं एक साबुत धनिया, तो जैसे कड़वा नीम है तो वो उसकी जो प्रकृति रहती है वो गरम रहती है और उसके साथ में जीरा और खड़ा धनिया डालते हैं तो वो ठंडा रहता है, थोड़ा सा कड़वा कम हो जाता है। तो वो अपने को तकलीफ भी ना दे और पूरे साल भर अपनी हेल्थ अच्छी रखे। तो अपने सब भी त्योहार ऐसे है कि त्योहार की थाली भी सबकी ऐसी है कि उसके साथ कहीं ना कहीं साइंस जुड़ा हुआ है और वो साइंस जो है वो अपने हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये नीम की चटनी बनती है वो सबको खिलाते हैं। और एक बात मैं आपको पूछूंगी कि आज की जो जनरेशन है, जैसे हमने रूट्स के बारे में बात की कि लोगों उनको अपने ऐसे त्योहार के साथ और रूट्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। और दूसरा ऐसा भी है कि अभी जो चल रहा है ना कि बच्चे खाने में ऐसे डाइट फूड पसंद करते हैं,
तो प्रोटीन पाउडर, ज़्यादा प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर लेते हैं और उनको लगता है कि हम ये जो हम खाते हैं रोज का रोटी सब्जी दाल चावल, या तो रोटी सब्जी खाओ या तो दाल चावल खाओ, ये पूरा खाओगे तो आपका बॉडी हेवी हो जाएगा और इतना सारा नहीं खाना चाहिए। हमें जिम जाना चाहिए और प्रोटीन शेक वगैरह पीना चाहिए। तो इस ये जो सोच है इसको बदलने के लिए अपनी जो रेसिपीज है या तो अपनी जो डिश में जो हम सर्व करते हैं वो कैसे हेल्पफुल रहता है? देखिए, अगर बच्चे कुछ खा नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं कि चावल का आटा है, उसमें अगर आप कुकुम्बर है उसको छीन के डालो तो उसमें आ जाएगा। थोड़ी सी हरी मिर्च डालो, थोड़ा धनिया डालो, नमक डालो, उसको घोल बनाओ और जैसे बेसन का पुल्ला बनाते हैं वैसे बनाओ। तो आपके पेट में कुकुम्बर भी जाएगा, हरी मिर्च भी जाएगी, धनिया भी जाएगा। अच्छा। और फिर जो थाली पीठ जो हम महाराष्ट्र में बनाते हैं उसमें तो ये जो आपने कुकुम्बर का जो बोला तो उसका नाम क्या है? उसका कायरोड़ी बोलते हैं। क्या? कायरोड़ी। अच्छा, तो ये तो पूरी एक हेल्दी डिश हो गई। जैसे डिश आप डाइट कर रहे हो, डाइट पे हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है तो आप सैलेड्स खाते हो, तो सैलेड्स खाते हो। उससे अलावा अगर आप ये बना के खाओगे, जैसे चावल का आटा है उसके साथ में कुकुम्बर ही मिक्स की हुई, जैसे हम सैलेड में खाते हैं, तो सैलेड रो है जैसे ये कुक किया हुआ है, तो अगर कुक फूड हम खाएंगे तो वो ज्यादा अपने को हेल्पफुल रहता है और एक सेटिस्फेक्शन भी देता है और साथ साथ में जो न्यूट्रिशन जो चाहिए वो भी मिल जाता है। और जो आप थाली पीठ का बोल रहे हैं, थाली पीठ में देखिए, थाली पीठ में गेहूं, ज्वार, चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, ये सब दालें आती है। अच्छा। उससे सेक के फिर उसका आटा बनाया जाता है। बराबर। अभी उसमें वो भी इंस्टेंट बनता है। वो आटा बना के रखो, किसी को भूख लगी तो आटा निकालो, अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज डालो, नहीं खाते हो तो प्याज स्किप करो और उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी शुगर, हल्की सी शुगर और डाल के उसे एकदम स्मूथ आटा गूंदो। कि ऐसे ये नहीं करना है, की जरूरत नहीं है। उसे सीधा तवे पे रख के तेल लगाओ और तवे पे थाप के उसे बनाओ। ऐसे 4-5 गोल बना लो, उसके ऊपर तेल डालो। तो ये भी कितना हेल्दी हुआ। अगर वैसे नहीं बनाना हो तो एक गीला कपड़ा करके उसके ऊपर थाप के फिर आप उसको तवे पे डाल, वो भी वैसे भी बना सकते हो। तो ये तो पूरा एकदम हेल्दी भी हो गया। और जैसे अभी प्रोटीन पाउडर सब ले रहे हैं तो ये तो फुल ऑफ प्रोटीन हुआ, क्योंकि इसके अंदर दाल भी है और मिलेट्स भी है, सब कुछ है, होलसम एक है। अगर आपने एक ले लिया ना, एक खा लिया तो पूरे दिन का आपको जो आपकी जरूरी है न्यूट्रिशन जो जरूरी है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसके ऊपर बटर या घी लगा के खाओ। अगर दही के साथ खाओ तो और भी टेस्टी। अरे वाह, वो भी दही और ये जो कॉम्बिनेशन आता है और धनिया अंदर डाल दो, टेस्ट में तो बेस्ट है लेकिन हेल्थ में भी बहुत ही अच्छा है। तो सही में अपने पास कितनी सारी ऐसी रेसिपीज भी है जैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सभी क्यूजीन में। ये तो हम महाराष्ट्रियन क्यूजीन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो कितनी सारी रेसिपीज है जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो क्यों ना हम ऐसी नई शुरुआत करें कि जैसे आप डाइट पे हो या तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो, तो बाहर से या प्रोटीन शेक बना के या तो कुछ ऐसी चीजें बनाते हो जो अपने को कई बार ऐसा लगता है कि इसके अंदर प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो अपनी रेसिपीज है अगर हम उसे अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर बच्चे नहीं खा रहे हो तो एक आधा थाली पीठ दे दो और उसको 1-2 बनाना डाल के मिल्क शेक बना के दे दो। अच्छा, तो वो भी हो जाएगा। तो भी बहुत ही एकदम बैलेंस हो जाएगा। देने की जरूरत ही नहीं। बनाना भी अच्छा है, मिल्क भी अच्छा है, एकदम बैलेंस हो जाएगा। वो सब सही बात है। तो अगर नहीं खाते बच्चे तो गोभी के पराठे, जैसे गोभी को छीन लिया, उसमें सारे मसाले डाल दो और अगर उसमें बच्चे खाते नहीं तो थोड़ा सा चीज मिला दो उसमें, उसका पराठा बना के दे दो। तो जैसे हम बच्चों को अच्छे से खा लेंगे। सिर्फ चीज का पराठा देते हैं, उससे अच्छा है कि उसके साथ में गोभी भी ला के खिलाओ, तो वो बैलेंस भी हो जाएगा और वो हेल्दी भी हो जाएगा।
बच्चे खुशी खुशी खा भी लेते। हाँ। क्या बात है, आपने तो इतनी सारी रेसिपीज की टिप्स मुझे दी है ना, तो अभी तो रसोई शो में मुझे लगता है कि पूरा मुझे 2-3 महीना महाराष्ट्र रेसिपी बनानी पड़ेगी। इतनी सारी रेसिपीज का खजाना आज खुल रहा है। मीठे में क्या बनाते हैं? मीठे में भी पूरन पोली तो पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरन पोली में भी मैंने कहीं देखा है कि पूरन पोली में भी बहुत सारे तरह की पूरन पोली, उसका पूरन जो रहता है ना, जैसे गुजरात में पूरन पोली बनाते हैं तो वो अरहर की दाल जो है वो हम यूज करते हैं, और महाराष्ट्रियन में जो बनती है उसमें चने की दाल होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्टफिंग उसके अंदर रहती है। चने की दाल की पूरन पोली तो बनती है। हाँ। वो जो फेस्टिवल में पहले तो यही बनता है, आजकल तो हर चीज मिलने लगी। हाँ। तो आज बच्चे भी आजकल पूरन पोली लेके मुंह बिगाड़ते हैं। हाँ। तो कुछ अलग अलग से बनना पड़ता है, लेकिन फेस्टिवल में महाराष्ट्र में हमेशा पूरन पोली है, साखर भात है। अच्छा। और जैसे गणेश चतुर्थी है तो उकड़ीचे मोदक है, जैसे संकष्टी चतुर्थी आती है हर महीने की चौथ, तो उसमें भी उकड़ीचे मोदक। अच्छा, हर महीने की जो संकट चतुर्थी आती है उसमें बनाते हैं। अच्छा। और फिर गेहूं की खीर बनाते हैं। अच्छा। मांडे बनाते हैं। मांडे भी एक पूरन पोली जैसा ही प्रकार है। अच्छा। हाँ। उसमें वो स्वीट भी बनते हैं और नमकीन भी बनते हैं। जैसे वो कैसे, किस तरह का रहता है मांडे? मांडे जो अगर स्वीट बनाने हो ना तो आपको उसमें आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा, उसको एकदम स्मूथ बनाते हैं, आटा गूंथ के। फिर उसको पीट के उतना रेशम जैसे बनाते कि जैसे आप उसको ऐसे पकड़ो ना तो उसकी तार टूटनी नहीं चाहिए, खींचा होना चाहिए। हाँ, एकदम खींचा, वैसा उसका आटा बनता है। और पिसी हुई जो शक्कर होती है उसको एकदम जो मैदे की छलनी होती है ना उससे छान लेते हैं। अच्छा। उसमें बिल्कुल भी कुछ कर नहीं लेना चाहिए। तो उसको छेन के उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसका पूरन जैसा गोला बनाते हैं। अच्छा। और फिर वो जितना आटा लो उसमें वो भर के उसको पहले ऐसे इस पे तख्ते पे उसको पहले फैला दो। हाँ। फिर उसको हाथ में लेके उसको ऐसे 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 करके इतना बड़ा जैसे रुमाली रोटी बनती है उस तरीके से बनता है। और फिर वो मटका, टूटा हुआ मटका है, ऐसे उसको उल्टा करके रखते हैं चूल्हे पे और फिर उसके ऊपर वो फैला देते हैं। ओह, ऐसी बनती है। और फिर उसको सेक के और उसको दूध और घी के साथ खाते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। लेकिन एक बार खाओगे तो आपको लगेगा कि खाते ही। सही में तो मुझे लगता है कि जो हम अभी भाग रहे हैं ना, अपनी जो बाहर की जो स्वीट है और बाहर का जो खाना है, मुझे लगता है अपने पास ही पूरा कितना खजाना है। नहीं, बहुत तो यही एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत मस्त बनता है। और जो नमकीन बनता है वो गेहूं के आटे का ही पूरा बनता है। वहाँ का गेहूं का आटा भी थोड़ा अलग होता है महाराष्ट्र में। जो खींचा जैसे अपने के यहाँ का होता है वैसा नहीं होता है, उसके गेहूं भी अलग से आते हैं। गेहूं भी अलग आते हैं। उसको पीस के उसे भी ऐसे पीट के उसको फिर ऐसे बना के डालते हैं। उसमें कुछ पूरन बिरन नहीं होता है, सिर्फ ऐसे रुमाली रोटी जैसी, मगर वो गेहूं वाली। अच्छा। वो किसी भी रसे के साथ या कुरमा बनाते हैं। मटर आलू और गोभी का कुरमा बनाते हैं मसाले वाला, उस कुरमे के साथ ये सर्व किया जाता है। और जो मीठी वाली होती है वो दूध और घी के साथ। अरे वाह, ये तो सही में बहुत ही अलग ही टेस्ट है इनका तो। आप एक स्वीट महाराष्ट्र में खास है अनारसा, वो क्या, वो थोड़ा प्रिपरेशन भी कुछ अलग है, वो क्या है? अनारसा यानी स्वीट डिश है वो। वैसे भी दिवाली में ही बनी जाती है, स्पेशली दिवाली में ही बनी जाती है। या फिर शादी में हम लोगों में रुकवत देते हैं, लड़की की शादी हो तो लड़की को रुकवत देते हैं, तो वो रुकवत में भी वो अनारसा रखते हैं। रुकवत यानी जो शादी होती है तो लड़की को नहीं, वो 5 फ्रूट, वो फरसाण, वो सब कुछ देते हैं। तो उसके साथ में वो सारी चीजें रखते हैं जो बनाई होती, जिसमें वो गुजिया भी बनाते, इतनी बड़ी बड़ी गुजिया बनाते, उसके ऊपर लड़की का नाम, लड़के का नाम सब लिखा हुआ होता है। वो ऐसे इतने
इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं, फिर बालूशाही बनाते हैं, ये सब बनाएंगे। हाँ, उसके साथ में अनारसा भी होता है। अनारसा एक ऐसी चीज है कि उसे बनने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो उसका प्रिपरेशन है उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो चावल जो होते हैं उसे 3 दिन तक भिगोना पड़ता है। हर रोज उसका पानी निकाल के उसका पानी डालना पड़ता है। तो फिर उसको 3 दिन भिगोने के बाद उसे कपड़े पे सुखाया जाता है। तो एकदम पूरा नहीं सुखाना, उसे थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए। उससे सूखने के बाद उसे मिक्सी में एकदम पीस के उसके मैदे के छलनी से छानना पड़ता है। एकदम पाउडर जैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसमें रवा जैसे कुछ भी सूजी जैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर उसके 3 भाग करते हैं, जैसे कटोरी से करो या किसी से। जो तीसरा भाग होता है वो उसकी हिसाब से ही आपको उसमें अगर गुड़ डालना हो तो गुड़ डालो, या पिसी हुई चीनी भी छान के लेनी पड़ती है। वो भी उसमें भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। वो छान के फिर उसमें मिक्स करके उसका गोला बनाया जाता है। गोला बना के तुम अगर वो फ्रिज में आप रखो एक साथ बना के 6 महीने तक कुछ नहीं होता, जैसे आपको मन करे उसे निकालो। क्या बात है। 5-10 बनाओ, खाओ और फिर अरे वाह। मैं जब बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बना के रखती हूँ कि जब भी इनका मन करे निकाल के बना के दे देती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और फिर उसे अगर ड्राई आटा बन गया हो आपका तो उसमें थोड़ा सा बनाना यानी केला डाल के, इतना सही ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उसको एकदम मैश करके उसमें मिक्स कर दो। और फिर उसको खसखस के ऊपर उसको दो उंगलियों से ऐसे करके फैलाना होता है। फैला के फिर उसे घी में तलते हैं। और तलने के बाद उसे उलटना नहीं होता है, उसके छाले से उसके ऊपर घी डालना पड़ता है। फिर उसके ऊपर अच्छे से जाली पड़ जाती है। जैसे ही जाली पड़े आप उसे निकाल के रख दो और खाने में बहुत टेस्टी है। वो तो मैं आज सुन रही हूँ तो मैं तो एक बार में मुंह पे पानी आ रहा है मेरा। वो उसे अनारसा बोलते हैं। और उकड़ीचे मोदक तो बहुत फेमस ही है। उकड़ीचे मोदक वो भी चावल के आटे के बनते हैं। चावल का ज्यादातर यूज बहुत महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कोकण में चावल ही ज्यादा यूज होता है। चावल का यूज होता है। तो वो चावल के आटे को गर्म पानी में 2 कटोरी आटा हो तो 1 कटोरी पानी उबालो, थोड़ा सा नमक हल्का सा डालो और फिर वो आटा उसमें डाल दो। डाल के मिक्स करो और 2 मिनट के लिए ढक के रखो। फिर उसको अच्छे से मसल के उसको एकदम स्मूथ उसका आटा बनाना। और उसका जो फिलिंग होता है वो जो फ्रेश कोकोनट का रहता है। फ्रेश कोकोनट, उसमें गुड़, इलायची और खसखस तो महाराष्ट्र में किसी भी चीज में होती ही है। सही बात है। वो खसखस डाल के फिर उसमें भर के उसे फिर स्टीम करते हैं। बहुत ही टेस्टी है। ऊपर से घी डालते हैं ना। हाँ, जब खाना होता है तो ऊपर से डालो, नहीं तो उसे तोड़ के उसमें घी डालो और खाओ। और वो गरम खाने में ही मजा आता है। एकदम गरम। इतने बड़े मोदक मस्त बनते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ हमारा सेशन खत्म होगा ना, तब से हमारा खाना और बनाना दोनों शुरू हो जाएगा। और आप वो भी बता रहे थे कि आप रंगोली करते हो। रंगोली अच्छे से। महाराष्ट्र में क्या है कि हर घर के आंगन में रंगोली होती है। सुबह उठ के हर बड़े 5 साल की लड़की हो तो भी वो बना। मैंने साउथ में ऐसा देखा है। मैं एक बार साउथ में घूमने गई थी तो सुबह में जल्दी उठ के सब अपना जो बाहर का आंगन है उसे क्लीन करते हैं, पानी डाल के धोते हैं और फिर रंगोली बनाते हैं। तो साउथ में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। आज भी हमारे सातारा में जो हमारा घर है, अभी भी हमारे घर के सामने सुबह उठ के पानी और रंगोली होती ही है। कितना ये अच्छा लगता है ना। अगर अभी कैसे वो फ्लैट हो गए हर घर, फ्लैट के हिसाब से बनता नहीं। अगर ये ऐसा घर होना तो हमारे घर के आंगन में रंगोली होती ही है, बनती है। और हर रोज और फिर कंपटीशन लगती है, इसने ये बनाया, दिवाली में तो कंपटीशन लगती है कि कलर डालने से लेकर रंगोली बनाए। अभी आज जो बनाई वो कल नहीं बननी चाहिए। जैसे हम तो एक बार दिवाली में बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कितनी अच्छी रंगोली बनाई है, लेकिन ये लोग तो हर रोज सुबह उठ के बनाते हैं। अलग होती है। सही में मुझे लगता है कि ये भी एक ना थेरेपी है। आप कलर के साथ काम कर रहे हो।
रंगोली बना रहे हो, कलर के साथ काम कर रहे हो, तो एक मेडिटेशन और थेरेपी है। तो ये जो है कहीं पे मुझे लगता है कि अपने जो रूट्स है, अपने जो ट्रेडिशन है, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड से, अपनी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आप जब बोलते हो तो मुझे लगा कि हाँ सही में, अगर अभी चल रहा है कि कलर थेरापी करो आप, जिससे आपको ये रेड कलर से ये होता है, ब्लू कलर से ये तकलीफ दूर हो जाती है, तो आप हर रोज रंगोली करते हो तो वो आपके सामने वो कलर लेते हो, हर एक कलर तो ओरिजिनली आपकी थेरेपी हो जाती है। सही में आज तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ अलग ही खजाना मिल गया है। इतनी सारी चीजें बातें करने में मुझे सीखने को मिली है, नई नई चीजें सीखने को मिली है। बस ये पॉडकास्ट का यही तो हेतु है कि कुछ नया सीखने को मिले, मुझे भी मिले, आपको भी नया पहचानने को मिले। और खास करके अपना जो भारत देश है, वो जैसे बोलते हैं ना गुजराती में, विविधता में एकता और एकता में विविधता, तो वो पूरे प्रांत में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ ना, गुजरात में भी आप एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी अलग अलग चीजें मिलती है। और ये तो हम अलग प्रांत ले रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में भी कितनी सारी अलग अलग चीजें है, जिसमें हमने तो एक सतारा ही एक्सप्लोर किया है, एक पूना ही एक्सप्लोर किया है, उसके आसपास के और कितनी सारी चीजें हैं। और बेसिकली ऐसा एक ओवरव्यू आ गया है कि भाई महाराष्ट्र में कौन से मसाले यूज किए जाते हैं, कौन से वेजिटेबल्स, या तो उनका जो रोज का जो प्लेटर रहता है वो कैसे रहता है। तो सही में बहुत ही थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगा आज आपके साथ बात करते हुए रमा जी। और आपको तो सैल्यूट है कि आपके पास जो खजाना है ना, वो सही में आप क्लास चलाओ और मैं सीखने को आती हूँ। और सही में मैंने बोला ना कि ये इंटरनेशनल रेसिपीज में भी थाई, लेबनीज, चाइनीज, इटालियन जो भी बोलो ना वो सब बना लेती है, पर साथ में अपने रूट्स के साथ पूरा का पूरा जुड़ी हुई है। अगर हमें कोई बोले कि आपको चाइनीज नूडल्स बनाना है तो हम फटफट बना लेंगे, पर अगर कोई हमें बोले कि भाई आपको लड्डू बनाना है तो हम ऐसे सोचने लगेंगे कि लड्डू कैसे बनेंगे। लेकिन ये अपने रोल मॉडल है, तो आपसे बहुत ही सीखने को मिला और थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार मैं फिर से भी आपसे जुड़ूंगी, और आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।